धीरे बोलो लोग जी, मेरा कान दर्द कर गया। एक तो दिमागी काम सवेरे से ना मल्टीपल टाइप का बैच हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता। काला आदमी खराब कब लगता है? हाँ जगमोहन, काला आदमी कभी खराब लगता है? कभी काला आदमी खराब नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम कैंसिल का 50-50 चांसेज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग मधुबनी से हुआ था। फिफ्टी 50 चांसेज है। धैर्य बनाए रहो, कोई हल्ला नहीं करो बाबू। बाबू बैठ जाओ, काला लड़का बैठ जाओ। गोरखा को छोड़ दो, तुम काला तो कम से कम तुम बैठ जाओ। गुड इवनिंग सर, लाइव वाले सब लोग गुड इवनिंग। बाबू सब लोग को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग थोड़ा सा अप्रोच पे चर्चा कर ले। देखिए अब शांति से समझिए, मेंस में पीटी के लिए आप लोग जैसा किए, आप एग्जाम दिए, एग्जाम में कुछ पेपर भी लीक हुआ। जिस तरह से बिहार पुलिस वायरल हुआ था उससे थोड़ा कम ही लेवल पे ये वायरल हुआ। आयोग का एक ये कहना है कि इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन वायरल हुआ ना भैया, ये कोई मतलब थोड़ी होता है नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग मेंस में लगे रहिएगा। रीजन क्या है कि इनकेस अगर नहीं कैंसिल किया ना तो फिर मुंह ना देखना पड़ जाए, ठीक है? तो मुंह ना देखना पड़े इसलिए उसमें भी गड़बड़ा जाएगा तो फिर। और अगला जो है आपका 2000 से ज्यादा वैकेंसी है, 2500 के आसपास में है, उसमें आगे पीछे थोड़ा सा रहता है। उन दोनों को ध्यान में रख के रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को मेंस में क्या अप्रोच रखना है और गड़बड़ ना हो। 100% 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि ना सिलेबस में बोलेगा कुछ और कर देगा कुछ। अंग्रेजी बोला था जी? हाँ हाँ बैठ जाओ बाबू जल्दी। अरे बाप रे, पतला लड़का कहां से लाए सो इसको? सुराही। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें ना आपका कहां गया लिखने वाला? सुनो बाबू, 200 क्वेश्चन तो पहले इसमें आपका हिंदी है। 200 क्वेश्चन नहीं जी, 200 नंबर। हिंदी में कितने हैं? 100। एक पूरा का पूरा खड़े पेपर ही है। 200 मतलब 100 गुणे 2। तो हिंदी आपका कितने नंबर का है? नंबर की बात करें तो 200, क्वेश्चन की बात करें तो 100। वो तो अब आप लोग पीटी दे के इतना अभ्यस्त हुई हो गए हैं कि अब अगर दूना नंबर का क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो अभी आप लोग को हिंदी के भी क्लासेज चलेंगे, ठीक है? अब ये बताइए, हिंदी का क्लास लास्ट में रखें कि पैरेलल आधे घंटे का रख दे? लड़की से बोलो लोग क्या रख दे, मत बोलो लोग तुम। चलिए सुनो बाबू, ये आपका क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग। बट इसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन आप लोग को डुबा देने में काफी है। नंबर भले नहीं जुड़ेगा लेकिन आपको डुबाने के लिए एनफ है ये, है कि नहीं? आप तो आप इसको हल्के में उतना नहीं लेंगे। और आपको हिंदी, देखो हिंदी हम ना पढ़ा पाएंगे भाई। हिंदी हमारा खुद से ना लिखाता है, बड़ी छोटी में कंफ्यूज रहते हैं हम, हमसे ना होगा हिंदी। हिंदी हिंदी वाले सर आ गए कि नहीं क्लास? जितेंद्र सोनी सर आपका क्लास लेंगे, अभी वो क्लास ले ही रहे हैं हिंदी का आपको, ठीक है? हिंदी हमरा से ना खिंचाएगा। बाकी तुम हमको कुछ भी बोलो। अब सुनिए, अब हल्ला नहीं करो बाबू, पैरेलल रखिए सर। एक सेकंड रुको भाई, हल्ला नहीं करो। हिंदी का तो खैर हो गया आपका, आपको क्वालिफाइंग करा देंगे लोग।
और हिंदी इधर ही क्लास चलेंगे। हिंदी के लिए अब हम लोग चाहते हैं मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग जो होता है 10-10, हाँ ये इसके सिलेबस में 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ नौटंकी करेगा। अंग्रेजी पूछता था तो आप इसको लेके चलेंगे अप्रोक्स कितना 20, ये स्कोरिंग कर देता है। इसलिए इससे खिलवाड़ नहीं कीजिएगा बाबू लोग, हम बार बार करते हैं, क्योंकि ना इससे अगर खिलवाड़ होता है ना तो नाश दिया जाता है। और कुछ रीजनिंग के फिक्स चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टर से पूछेगा, मैथ्स के कुछ फिक्स चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर से पूछता है, तो बेटर होगा वो चैप्टर कर लेते लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब आते हैं हम लोग किसे, बिहार स्पेशल। इसमें बिहार स्पेशल करंट मान के चलिए ना कि नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा वो 3-4 क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन लिखेगा करंट नहीं होता है। तो बिहार स्पेशल माइंड में कब करके रखिएगा कि बिहार स्पेशल से 6 से 7 क्वेश्चन और भूले भटके 3-4 क्वेश्चन करंट का रख देता है। तो हम लोग ये इसमें ये लेते हैं कि बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर कितना उठा देगा 10। हालांकि आप सिलेबस देखिएगा तो कहने के हिसाब से मेंस में करंट नहीं था, लेकिन आप प्रीवियस उठा के देखिएगा पक्का 3-4 तो करंट आपको रख देगा। कहने के लिए तो अंग्रेजी भी नहीं थी, अब आप उसे लड़ने थोड़ी जाइएगा कि काहे दिए हैं, आप नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी बनेगी। तो ये 10 क्वेश्चन, तो टोटल ये कितना निपटा दिया 30 क्वेश्चन। ये कितना निपटा दिया 30 क्वेश्चन। साइंस 20 से 25, साइंस कितना हो गया 20 से 25, आपका आधा क्वेश्चन दिख गया, आधा एग्जाम का सिलेबस दिख गया, 50 क्वेश्चन यहां हो गया। बाकी बचे में हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी और उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया कि नहीं गया? ये सबसे हटा दीजिएगा, बट इन दोनों से अकेले पूछ देता है 25 क्वेश्चन, इन दोनों से अकेले 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, 25 से 30 क्वेश्चन। इसमें आपको अप्रोच में ये रखना है कि आपको पैरेलल, जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग मजबूत नहीं है, आप पैरेलल मैथ रीजनिंग पे भी फोकस करते रहेंगे, ठीक है? मैथ का क्लास पीके सर लेंगे और हिंदी रीजनिंग का क्लास मनीष सर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? और रीजनिंग का क्लास हिंदी का क्लास जितेंद्र सोनी सर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? बिहार स्पेशल के क्लास में हम आपका जीके का क्लास लेंगे, ज्योग्राफी आपको अमित श्री सर क्लास लेंगे, ठीक है, और हम बाकी सारा सब्जेक्ट हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। स्टैटिक का पोर्शन हम कंप्लीट लेंगे, ठीक है, सब तो हम ही ले लिए, सब हो ही गया। हाँ एक बार तो हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी के तौर पे पढ़ाया ही है आपको, ईमानदारी से बताइए पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब देखो बाबू, एक पॉकेट जीके बुक है, ठीक है, किताब मंगाओ जी, वो याद करा देंगे हम आपको, याद करा देंगे आप लोग, आप सब लोग को क्लास में दे देंगे, ठीक है, और वो याद करा देंगे आप लोगों को, आज से उसको याद कराना चालू कर देंगे, आज से याद कराओ जी, अभी बंटवा दे। एक तो हमारा ठंडी में दुकान पुरान दौरा दुपट जा रहा है, गठिया उठिया हो गई हमारा लग रहा है। आप हल्ला नहीं करो बाबू, हम आपको सुनिए ध्यान से, जीके का बुक जब हम आपको प्रोवाइड, वो बुक हमको यहां से पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाए हैं, एक बार हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग दोबारा गधा हो गए, ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, ये मान के चलेंगे आप लोग दोबारा गधा, और आप लोग अपना समझती हैं, तो दोबारा हम लोग चलेंगे। इस बार बस आपको ध्यान ये रखना है कि बाबू मेहनत आपको पहले की तुलना में ज्यादा करना है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा। सपोज कीजिए कि हम लोग बुक का लेके चलते हैं कि हम डेली आपको 4 पेज याद करा देंगे, डेली कितना पेज याद करा? 4 पे, ये वाला एक इन लोग के लिए मंगाई जी, ठीक है। अरे ये खत्म हो गया ना किताब, पता नहीं कैसे खत्म कर, हम यहाँ अगवा नहीं बताते हैं, हाँ अच्छा, जितना लोग बढ़िया से पढ़ेगा उनको हम ऐसे दे देंगे, ठीक है, कोई व्यवस्था करते नहीं तो सब कहेगा सब बढ़िया से पढ़ते हैं, कोई टेस्ट ले लेते हैं, हाँ देखो हम इसमें ऐसे दिखाएंगे ना, मार्केट में है ये कि बिक गया, सब खत्म हो गया। दिक्कत क्या होती है ना बुक के लिए, हाँ ऐसे दे देंगे आप लोग को भी,
ठीक है, लाइव वालों को ना बोलेंगे ना, लाइव में कैसे दो। एक तो मेरे पास बचा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या आता है ना, खत्म ही हो जाते हैं चीजों को। ये आपको याद रखे रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम में बैठिएगा, चाहे जिस एग्जाम में बैठिएगा, अगर उससे आपको क्वेश्चन ना आएगा ना, खोपड़िया पे मार दीजिएगा हमरे ले आके। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुमित शुक्ला सर साइंस के लिए ना, अब चलिए। अब सुमित शुक्ला सर का शादी होने वाला, अभी बिजी है वो ज्यादा, थोड़ा उसी में बिजी है ना। हाँ चलिए, अब समझिए ध्यान से, कट ऑफ की बात करते हैं थोड़ा सा। कट ऑफ की बात समझिए ध्यान से। कैंसिल कर, अरे हम कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। चलिए, संवैधानिक विकास, सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? संवैधानिक विकास। रेडी? आप में से सुनिए ध्यान से, लोग ऐसे लड़के लोग ज्यादातर विद्यार्थी जो किए हैं ना, सुनिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बाहर लाने नहीं दिया। क्वेश्चन जब बाहर लाने नहीं देता है तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो कुछ विद्यार्थी कुछ बोलता है, कुछ विद्यार्थी कुछ बोलता है। क्वेश्चन बाहर लाने देता है ना, तो कंफर्म उसको याद रहता है कि कितना बनाए हैं। यहाँ पे कैटेगरी भाई अलग अलग जाएगा कट ऑफ के हिसाब से, लेकिन 60 के लम्स आप में से कितने लोग हैं 60 के आसपास सही करने वाले लोग? 60 क्वेश्चन, नंबर थोड़े बोलेंगे हम, 60 नंबर, 60 क्वेश्चन यहाँ पे 60 बना गया है लोग। अच्छा, 55 से 60 के बीच वाले लोग, 55 से ऊपर, 55 से ऊपर वाले, 55 से नीचे, 55 के नीचे। देखिए 55 के अगर नीचे है ना, तो फीमेल के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट अगर 55 से नीचे है तो बॉयज के लिए वो बीचों बीच में क्या हुए हैं, लटके हुए हैं। बॉयज के अलग अलग कैटेगरी का 55 से उठा के 63 क्वेश्चन के बीच में रखेगा, कैटेगरी बाई कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। मेरा सर 70 सही है। अरे बकलोला, तो तुम एकदम सिक्योर है। 60 सही है, सही है, आप भी सिक्योर है। 73 है, 55 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। आज आपका 3-3 सब्जेक्ट चलेगा जी। हाँ, 12 बजे तक। संवैधानिक विकास क्या देखना है? संवैधानिक विकास। जिस दिन पीटी का एग्जाम था उस दिन पहले 12 बजे तक क्लास चला था, 1 बजे तक। उस दिन 1 बजे तक क्लास चला था, और आप लोग का चाय बिस्किट ही खा गया सब, उन्हीं सब के लिए था वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर फीमेल में है ईडब्ल्यूएस में 55 से 56 क्वेश्चन, सही है बाबू, जब ठीक है। देखिए फीमेल के लिए कट ऑफ क्या हो जाता है, कम जाता है, मेल के लिए थोड़ा बहुत कट ऑफ ज्यादा जाता है। चलिए एग्जाम कैंसिल होने के लिए संभावना आधा आधा बना हुआ है। अब फोकस करते हैं हम लोग किस पे, पढ़ाई पे। रेडी? अब हल्ला नहीं करेंगे आप सब लोग। संवैधानिक विकास के बारे में हम देखते हैं। संवैधानिक विकास के बारे में इस बार से भी देखे थे तो क्वेश्चन आए थे, सब में क्वेश्चन आते हैं संवैधानिक विकास में। रेडी आप लोग? संवैधानिक विकास, इंग्लैंड जब भारत में आए थे सब, तो भारत में लूट खसोट का अड्डा बना लिए थे सब। इंग्लैंड के सामने दोहरी चुनौती हो गई थी। राजा को जितना कमीशन मिलता था उससे ज्यादा तो चुरा लेते थे सब कंपनी वाले। इनफैक्ट राजा कंपनी से खुदे परेशान था और वो खोज रहा था कोई बहाना की कंपनी को चौपट कर दे। एक समय ऐसा आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतनी जमीन थी जितना कि ब्रिटेन का अपने देश का जमीन नहीं था। अब सोचिए अडानी के पास इतना जमीन हो जाए जितना भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल से ज्यादा अगर अडानी कंपनी के पास जमीन हो जाए तो भारत सरकार नहीं हिल जाएगी? पैसा की कमी है नहीं, जमीन भी ज्यादा हो गया, सरकारें हिल जाएगी भाई। उन लोग के पास पैसा की कमी थोड़ी है। अब भारत में तो दल बदल कानून जनबे करते हैं, 1/3 खींच लिए ये तो कोई दिक्कत नहीं, बांटने में पैसा उन लोग को क्या जाता है। लेकिन किसी को पैसे का शौक होता है, किसी को पावर का। बिजनेस में क्या है, पैसा है, थोड़ा सा सुकून है। पॉलिटिक्स में कोई सुकून नहीं है। एक बार चले गए ना पॉलिटिक्स में, कोई सुकून नहीं है। लोग वोट डालेंगे अपनी जाति के हिसाब से, 5 साल छाती चिल्लाएंगे, कोनो काम नहीं कर रहा है। काहे करेगा? उसको हार रहा है जो काम करेगा।
तो संवैधानिक विकास जो था वो इंग्लैंड की महारानी एक्चुअल भारत के विकास के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि कैसे कंपनी में करप्शन को कम किया जा सके, जिस कारण उन्होंने भारत में अलग अलग नियम लाया था। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, कोई भी नियम हो, वो भारत के लिए था ही नहीं। लेकिन भारत आजादी के बाद उसी सब कानून को फॉलो करते गया, इसलिए उन्हीं कानूनों को हम लोग अपना लिए थे। चार्टर्ड एक्ट या राज्य कानून ये डायरेक्ट रेडीमेड कहां से बन के आते थे? ब्रिटेन से। तो इंग्लैंड से जो डायरेक्ट कानून बन के आया उसे क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट, यानी राज्य एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। समझ में गया? 1773 का, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853 ये प्रमुख कानून थे जो डायरेक्ट बन के आए थे। समझ में आ गया कि नहीं? इवन 1858 वाला भी डायरेक्ट आया था, लेकिन यहां आके थोड़ा बहुत जोड़ा गया, क्योंकि 1857 में पिटाया था सब, अंग्रेज सब क्या था? पिटाया था सब। तो वहां से तो कानून बन के आया, कौन वाला? 1858 वाला। और उसमें कुछ भारत में भी बैठ के तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जोड़ दिया गया। जो कंप्लीटली रेडीमेड आता था उसे क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट। क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट। रेडी आप सब लोग? और जो भारत में बनाया गया उसे क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम। क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत है किसी को? चार्टर्ड एक्ट समझ में आ गया? भारत शासन अधिनियम अब देखते हैं लोग, 1858 वाला था। इसका 80% जो था इंग्लैंड से बन गया था, 20% यही मिलाए थे हम लोग। 1861, 1892, 1919, 1935। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सबको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ये भारत को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा पावर बंगाल को दिया गया। बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि आप ही का दायित्व रहेगा, आप मद्रास को भी देखिए और आप बंबई को भी देखिए। समझ में आ गया? कलकत्ता को दिया गया, बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि आपको बंबई भी देखना है और मद्रास भी देखना है। तो ये इसको पावरफुल बना दिया गया। मद्रास और बंबई को इसके अधीन कर दिया गया। और यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ बैठा गवर्नर, यहाँ बैठा गवर्नर। अब पहले यहां भी बैठता था गवर्नर, लेकिन कहा गया कि तुम रहेगा गवर्नर, तुम रहेगा गवर्नर और तुम रहेगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। और यहां बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। एलिजा एमपी इसके क्या थे? जज थे। एलिजा एमपी जज थे। तो बताइए किस सर एलिजा एमपी, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे बाकी जज थे लोग। एलिजा एमपी याद रखना है, एलिजा एमपी। बताइए किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत कलकत्ता यानी बंगाल को सर्वोपरि बनाया गया? 1773। सुप्रीम कोर्ट 1773। कलकत्ता, मद्रास और बंबई को अधीन किया गया 1773। क्या यह भारत के लिए था या कंपनी के लिए था? कंपनी। अब वही हम लोग भी क्या कर लिए? उठा लिए यहाँ पर। कंपनी में लेकिन व्यापक करप्शन भर गया था। कंपनी में करप्शन भर गया था। अब कंपनी में करप्शन दो टाइप से होने लगा था। एक, देखिए करप्शन कई टाइप से होता है। जैसे भारत में ना एक सॉफ्ट करप्शन इस हिसाब से होता है ना कि तुम्हारा काम हम डिले कर देंगे, फंसा देंगे काम तुम्हारा, तुम मजबूर होकर पैसा दे दो, आप सही है, बिल्कुल सही है। तो एक होता है वो सॉफ्ट करप्शन, एक होता है हार्ड करप्शन, ना थोड़ा फंसेबे करेंगे हम। तो भारत में ज्यादातर करप्शन जानते हैं कौन वाला है? सॉफ्ट वाला है यहाँ पे, कि आपका काम ही रोक देंगे हम। आपको ना मार्कशीट बनवाने जाइएगा ना तो नाम की जगह कुमार की जगह कुमारी जोड़ देगा। भारत, बिहार सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश, कोई भी हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज देख लीजिए, उसे जो बच्चा सबका नाम, पिता का नाम नहीं सही लिख पाता है, सबका नाश दिया है सब, कहीं ना कहीं नाश देता है सब कि नहीं नाश देता है सब, तो नाश दिया है सब। तो करप्शन बिहार कर रहे हैं उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा था। इसलिए उसको काम को दो भाग में बांटा गया। कहा गया कि एक काम रहेगा राजा से राजनीतिक संबंध स्थापित करना और दूसरे का काम रहेगा व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए हमेशा बोर्ड मेंबर की जरूरत होती है। किसकी होती है? बोर्ड मेंबर की। और उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई भी बड़ी कंपनी में डिसीजन अकेले कोई एक आदमी का नहीं होता है। कोई भी कंपनी अगर आप बनाइएगा तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। इंडियन कंपनी एक्ट के तहत किसी कंपनी में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर बहुत पावरफुल होता है, समझ में आ गया कि नहीं? अगर 20 को डायरेक्टर है तो 20 चेक साइन कर देगा। डायरेक्टर है ना, मान के चले किसी कंपनी में 100 करोड़ रुपया है, 20 को डायरेक्टर है, सब कोनो घसका देगा उधर से। बहुत पावरफुल पोस्ट होता है डायरेक्टर का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन डायरेक्टर बनाया भी जाता है उसी लेवल के लोगों को। अकलेल बकलेल को ले जाएंगे डायरेक्टर बनाने, ढा देगा कंपनी उलाट के। तो इसने कहा कि भाई देखो, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, लोग ब्रिटेन से भेजो बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर लोग को। ये डायरेक्टर वहां पे क्या करेंगे? सब कंपनी संभालेंगे, सब डिसीजन लेंगे, सब कहाँ क्या बेचना चाहिए। तो कंपनी वाला डिसीजन लिया सब कहाँ से। देखो भारत में ना बहुत अच्छा जमीन है गांजा फूंकने के लिए, अफीम फूंकने के लिए, खूब अफीम बेचा,
उत्पादन करो। आप बेचेंगे कहाँ? तो कहा चाइना में बेचेंगे। तो चाइना का राजा कहा कि रे चोट्टा कहीं का, हमारे यहाँ लोगों को नशेड़ी बनाएगा। तो ब्रिटेन वाला कहा कि ये तो खरीदिए नहीं रहा है। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि कहा गया एक व्यापार संभालेगा। तो व्यापार डायरेक्टर लोग संभालते हैं और राजनीति संभालने का काम कंट्रोलर का दिया गया। किसका दिया गया? कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 2 ठो बोर्ड बनाया गया। बोर्ड मतलब जहां एक जगह बैठ के डिसीजन लिया जाता है, तो 2 गो बोर्ड बनाया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बनाया गया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या कहा गया? कंट्रोल। डायरेक्टर का काम व्यापार, कंट्रोलर का काम राजनीति। राजनीति राजनीति दोनों को अलग अलग कंट्रोल करना था। यानी ज्यादा पावरफुल कौन था? कंट्रोलर। तो देखिए कितना खतरनाक था सब। ये डायरेक्टर है बोला ना कि सबसे बेहतरीन रहेगा ना, क्या करना है कि ब्रिटेन भारत में गांजा वाजा उत्पादन कराया जाए, खूब बढ़िया अफीम का उत्पादन कराया जाए और चीन में बेचा जाए। गया चीन में बेचने ना, तो चीन में बेचा, खूब फायदा हुआ, क्योंकि ये सब चीजों में बड़ी मार्जिन होता है। बिहार में शराब बेचेगा तो कोई तो बहुत फायदा होता है उसको, लेकिन पकड़ाता है तो उसको बहुत घाटा हो जाता है। हाँ, फायदा घाटा होते रहते, करप्शन वाला चीज है ये सब, क्राइम वाला। तो इंग्लैंड गया कहाँ पे? चाइना में। तो चाइना में ना बड़ी मार मारा सब इसको, ब्रिटेन वालों को। कहा भागे यहाँ से, गांजा बेचने चला है यहाँ पे। तो ये सब डायरेक्टर सब किसको बोला? सब कंट्रोलर को कि रे चोट्टा तुम्हारा ही काम है राजनीति का, अब एक काम करो तुम सेना भेजो। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अब चाइना में ये सब सेना भेजा सब चाइना में, और चाइना में युद्ध हुआ और युद्ध का नाम हुआ अफीम युद्ध। और इस युद्ध के तहत चाइना ने स्वीकार किया कि हम अफीम बेचने की अनुमति देते हैं। सोचिए कितना खतरनाक है सब। अफीम बेचने के लिए युद्ध हो गया। ठीक हुआ अभी नहीं थे सब, नहीं तो बिहार सरकार से लड़ लेते सब, दारू बेचेंगे। बिहार सरकार से लड़ जाता सब, किस नाम पे? दारू बेचेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चाइना में दबा के बेचा सब, क्या चीज? अफीम। दबा के अफीम बेचा सब। अफीम बेचते बेचते उन सबको दिखा ना कि चाइना में ना चायपत्ती बहुत होता है, तो वहां से चायपत्ती उठा ले गया सब ब्रिटेन में बेचने के लिए। ये सब खाली इधर का सामान उधर बेचते रहता था सब। तो बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम राजनीति, डायरेक्टर का काम बिजनेस। आज भी बिजनेस किसके भरोसे चलता है? डायरेक्टर। शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सारा काम किसका? डायरेक्टर। डायरेक्टर बड़ा पद रखता है यहाँ पे। शेयर होल्डर का मालिक है, वो बैठल है कहीं यहाँ पर। जैसे आप ट्रक देखते हैं, मालिक घरे बैठल है, चला रहा है कोई ड्राइवर यहाँ पे। तो बताइए ईस्ट इंडिया एक्ट में कंपनी में कितने चीज बनाए गए? 2। एक बनाया गया डायरेक्टर, एक बनाया गया कंट्रोलर। तो शक्ति के कितने केंद्र हो गए? 2। तो भारत में कौन शासन? द्वैत शासन। द्वैत शासन। व्यापार कौन देखता था? राजनीति, सैनिक, कंट्रोलर। पावरफुल था। आगे जाके यही कंट्रोलर ने दिक्कत किया था। ये सब भारत के हर एक राजाओं से लड़ लेता था, राजाओं को लड़ने लगता था सब, ये सब राजाओं को। इसलिए आगे जाके यही सब ना 1857 की क्रांति का नौबत लाया था सब। अब मन भर पिटाया था सब 1857 की क्रांति में। और ये सब शिकायत किया था सब, हम कुछ नहीं किए हैं, हम पिटाए हैं बहुत तेज। तो पूछा तो तुम काहे पिटा गया? तो कहा कि 1857 में जो आदमी गोर दिख रहा था उससे भारत वाला नहीं पूछा सब कि तुम डायरेक्टर है कि कंट्रोलर है, बस गोर दिख गया, घेर के मारा था सब यहाँ पे। तब क्या किया गया? कहा गया कि भागो, इन दोनों को खत्म करो, इन दोनों को खत्म करो। और इंग्लैंड, इन दोनों में करप्शन बहुत ज्यादा था। तो वहां का राजा कहा कि अब शासन मेरे हाथ में रहेगा। एक्चुअल में राजा डर गया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। राजा से ज्यादा क्या हो गई थी? शक्तिशाली। कभी राजा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, समझा? ये घोड़ा के पीछे मालिक के आगे नहीं जाना चाहिए, मार देगा तुरंत लात। अभी देखिए रूस में येवगेनी प्रिगोजिन वैगनार ग्रुप लेके घूम रहे थे कि हम रूस पे तख्ता पलट करेंगे। पुतिन ने भेजा, इनको प्राइवेट जेट से भेजो, जाओ प्राइवेट जेट से भेजो यहाँ पे। और उसका एक उप सेना प्रमुख भी था, वो भी साथ दे रहा था, इसको ही भेजो, भेजो इसको, भेजो, भेजे इधर से। अब मिसाइल से मार दिया, कहा जाओ, खत्म कहानी। अगले दिन अखबार के एगो पत्र पन्ना में आया, विमान दुर्घटना हुआ। उसके बाद अगले दिन आ रहा है कि 12 लोग की मृत्यु हुई। अगले दिन आ रहा है येवगेनी प्रिगोजिन भी थे उसी में, निपटा दिया यहाँ पे। यही काम जो रूस ने किया वही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, डायरेक्टर वगैरह समझ में आ गया। तो बताइए किस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन है? ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1700।
अब देखते हैं 1786। 1786 देखिए 1786 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया 1784, 1784 कई बार ना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मतभेद हो जाता था, ये कहेगा कि हम करेंगे, आई कहेगा हमारा बात माना जाएगा, ये दोनों में विवाद होता था। तो इन दोनों के ऊपर एक आदमी चाहिए था ना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का कौन होता था, गवर्नर जनरल, या भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय इन दोनों के झगड़ा को सुलझाने के लिए या मतभेद रोकने के लिए क्या करता था, बीटो, क्या लगा सकता है, बीटो। तो यहां दे दिया गया कि भैया इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, ये दोनों लड़ जाता था सब। इसलिए 2 साल के बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 में आया चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत गवर्नर को क्या दिया गया, बीटो। कौन पावर दिया गया, बीटो पावर दिया गया। याद रहेगा, इतना में तो आप बता सकते हैं। बंगाल को पावरफुल बनाया गया 1773, द्वैत शासन आया 1784, वायसराय को बीटो दिया गया 1786, 1700। तो ये 17वीं सदी का ही याद रहेगा। अब एक 18वीं सदी का याद रहता है, 1813, 1833, 1853, 1853। इसमें दाब के पीटा गया इन सब को 1857 में, 1857। 1857 को अलगे से लिखते हैं क्योंकि इसको बड़ी भयंकर पिटाया था सब, बड़ी भयंकर पिटा दिया था सब। आगे बढ़े, शुरुआत का तबीयत खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी कौन चलाया है गधा, और तुम लोग को अभी बोल रही हो लो। एसी उस पे से पंखा, बाप रे सबको मार देगा ठंडा। और वो भी 16 पे चालू किया था। चलो आगे बढ़े। सुनो बाबू, ज्यादा हल्ला मत करो। कहां चल गया जी, 1813 का देखते, कौन सा अधिनियम, 1813। आप लोग शिक्षित है लोग, शिक्षा के लिए जरूरी है 1813। शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था 1813, 1813। शिक्षा पे 1 लाख, 1813, शिक्षा पे 1 लाख। अब राजा जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उब चुका था, इसलिए ब्रिटेन का राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन से ही 3-4 कंपनी को भेजा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि आपस में ये लोग कंपटीशन करें और कमजोर हो जाए। देखिए अपने ही देश के कंपनी को कमजोर किया जा रहा है। तो ब्रिटेन का राजा भारत में ब्रिटेन से कई कंपनियों को और भेज दिया कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि उसको आइडिया लगेगा कि कौन ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कौन कम मुनाफा दे रहा है। इससे राजा को क्या हो जाएगा, फायदा होगा यहाँ पे। तो उसने कंपनी के एकाधिकार को, एकाधिकार का मतलब अकेले, तो कंपनी के एकाधिकार को कम किया, आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब क्या होता है, कम कर दिया। कंपनी को आर्थिक रूप से आंशिक रूप से कम किया। बताइए 1813 से पहले, 1813 के अधिनियम से पहले क्या कोई एक भी विदेशी कंपनी भारत में आ सकती थी? जब भी रहेगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटेन को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कमा के दिया था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी। जब ये अपने देश के कंपनी के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे? जो हमारे कभी हो सकते हैं नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1800 मतलब भारत में वास्को डिगामा के बाद आए सब, यहाँ पे अपना कंपनी डाला, यहाँ पे मैसूर वालों से लड़ाई लड़ा, दुनिया भर की लड़ाई लड़े सब। जब देखा सब कि भाई लड़ाई जीत गए सब, तो कंपनी को ही साइड किया गया। तो कंपनी के एक, अच्छा अंग्रेजों की एक चाल होती है, वो कभी अचानक हमला नहीं करेंगे, धीरे 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 करते रहते हैं, धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे सब, हमला करते रहेंगे। तो पहले कंपनी के एकाधिकार को क्या किया, कम किया, कम किया, आंशिक रूप से कम। एक समय आएगा जब समाप्त कर देगा, क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से कम किया गया। हाँ 1800। अब कंपनी वाला घुसी आ गया, राजा के पास गया, हे राजा हमारा सब फायदा घाटा में चल गया,
ये कहां से 5 गो कंपनी को भेज दिए हैं? ये कंपनी कुछ किया है भारत में? हम राजाओं से युद्ध किए हैं, हम जमीन तैयार किए हैं, अय्या के खेती करेगा, भगाइए दूसरे कंपनी को। तो राजा का शांति से रहो, तुम लोग में करप्शन ज्यादा है, एक काम करो तुम जाओ अफीम बेचो। कहां पे? चाइना में। कहा ठीक है, हेका मत भेजिएगा अफीम बेचने के लिए, नया कंपनी जो भेजे हैं ये अफीम नहीं बेचेगा, अफीम बस हम ही बेचेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है अफीम बेचो। मन मन कहा बेचने दो ना, 10 साल बाद एक खत्म करेंगे यहाँ पे। तो चाइना भेज दिया अफीम बेचने। तो उधर से करा कि सुनिए ना, चाय का भी हम ही को कर दीजिए, चाय पत्ती भी हम ही बेचेंगे। तो चीन देश से कंप्लीट व्यापार, और भारत में होने वाले चाय यह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती थी, बाकी सारा काम ब्रिटेन से 4-5 कंपनी और आ गई थी सब। तो बताइए कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया 1813। लेकिन 2 चीजों को छूट दिया गया, चीन से व्यापार, चाय का व्यापार। चीन और चाय, चीन और चाय। क्या अंग्रेज जो थे सब वो चाहते सब चीन देश से व्यापार? चीन से मेनली किस चीज का व्यापार होता था? अफीम। अफीम का व्यापार में चीन को फायदा नहीं होता था, सीधा फायदा किसको होता था? ईस्ट इंडिया को। अच्छा वो अफीम उत्पादित कहाँ करते थे सब? भारत में। भारत में अफीम उत्पादन करते थे सब, वहां ले जाके बेचते थे सब। भारत में, अब भारत में शराब बेचते थे सब, भारत में शराब, चीन में अफीम। क्योंकि चाइना वाला शराब पीने के बाद कहता है क्या चीज था? पानी था। वो सब इतना, वो सांप खाने वाले सबको शराब असर कर रहा है, वो सब अफीम का लड्डू खाए सब, उन सबको तगड़ा नशा चाहिए था। अब भारत वाला तो 20 रुपये वाला पी के उलट जाता है। हम लोग यहाँ शाकाहारी आदमी है, आधा आदमी 20-25 रुपये वाला जो पी के, और जितना सस्ता शराब उतने तगड़ा नशा करता है, किडनी उडनी गला देता है, फेफड़ा उपड़ा गला देगा। आगे चलते हैं लोग, रेडी? तो एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया 1813। 1813 किसी को दिक्कत नहीं। अब ब्रिटेन का राजा इस मूड में था कि अभी हम आंशिक रूप से खत्म किए हैं ताकि कंपनी कमजोर हो जाए, कंपनी को घाटा लगे, क्योंकि 4-5 कंपनी आ जाएगी तो पहले वाले को घाटा लगेगा, और धीरे धीरे कंपनी कमजोर हो। और जैसे कंपनी कमजोर होगी, कंपनी के एक अधिकार को कंप्लीटली समाप्त कर देंगे और कहेंगे भारत ओपन मार्केट है, जिसको जाना है व्यापार करते रहो, और कंपनी को कमजोर कर देंगे। और वही हुआ भी 1833 में, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त। सोचिए ये ब्रिटेन वाले अपने कंपनी के नहीं हुए, हमारे होंगे? कभी नहीं होंगे। भारत के लोगों को लगा था ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो कोहिनूर हीरा लौटा देंगे, छऊ नहीं लौटाने वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या चीज हो गया? कुछ नहीं। पाकिस्तान वाला कर आई थी, तो जब पैदा हुए थे उस वो वाला एरिया अब हमारे में आ गया है, वो अपना दिमाग लगाते रहता है। तो कोहिनूर हीरा हमको मिल जाना चाहिए, उसका अलग ही दिमाग है। आगे बढ़े। रेडी? चलिए, तुम काला लड़का किससे बतिया रहा था फोन पे? दोस्त कॉल किया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बतिया नहीं करो तुम लोग। कोई ठीक है, 1 जनवरी आने वाला है, देखो बाबू अभी 2-3 दिन बचल है, अभी से रोना का चालू करो कि पैसे नहीं आया है, घर वाले भेजबे नहीं करते हैं, यहाँ पे सस्ता में काम खत्म करो लोग। चलो ये सब नहीं, इन्हें ले जाके सीआर उआर गिफ्ट करें, गिफ्ट करना होगा जिंदा सीआर गिफ्ट करो, जिंदा टेडी बियर, हाँ चिड़ियाघर में से ले जाए। आगे बढ़ते हैं। अरे कहां गया वो जो हम लोग बनाए थे? ये रहा। कंपनी के एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त, आंशिक समाप्त हो भी गया, कंप्लीट समाप्त 33। शिक्षा पे 1 लाख,
भारत में द्वैध शासन 84, पिट्स इंडिया 84, पिट्स इंडिया 84, वायसराय को बीटो, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कंपनी के एक अधिकार को आंशिक समाप्त, शिक्षा पे प्रति साल 1 लाख, 13, शिक्षा पे 1 लाख, एक अधिकार आंशिक समाप्त, कंप्लीट समाप्त, कंप्लीट समाप्त। अंग्रेज सबसे ज्यादा अत्याचार किए तो 1853 में, कहां पे 1853, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1857। तो 53 वाला याद रखने के लिए रेडी हैं आप लोग? किसी को दिक्कत? देखिए 1853 वाला देखते हैं। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पे 1 लाख 1813, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1833, शिक्षा पे 1 लाख, शिक्षा अंग्रेजी में, एक अधिकार आंशिक समाप्त, कंप्लीट समाप्त 1833। रेडी? सर कमेंट कहीं दूसरे गोला पे तो नहीं जा रहा है? नहीं, इसी गोला पे आ रहा है, कमेंट इसी गोला पे आ रहा है। ऑनलाइन वाले लड़कों का भी रिक्वेस्ट सुन लिया कीजिए, ऑनलाइन वाले पहले पढ़ लिया कीजिए, ठीक है? जरूरी नहीं, हम आपका रिक्वेस्ट देख लेते हैं, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि हम उसका जवाब ही दें। जैसे आप लोग कोई बात बोलते हो ऑनलाइन वाले लोग, अगर कोई चीज डिमांड रहती है आपकी जो जेन्युइन रहती है, जिसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं और उसको हम क्लास खत्म होने के बाद नोट डाउन कर देते हैं, 1-2 दिन में उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। और ऐसा डिमांड रहेगा जो पूरे होने वाला ना हो, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सारा कमेंट इसी गोला पे आता है। आगे बढ़े। सर डेली टेस्ट शो नहीं कर रहा है, उड़ गया था, उसका सर्वर उड़ गया था, वहां पर डेली टेस्ट सीरीज का सर्वर उड़ गया था, इस वजह से नहीं दिख रहा था वहां पर। सब का सब हर बैच वाला उसमें आ गया है। ऑनलाइन में इतना सर्वर उड़ गया ऑनलाइन वालों का, इसलिए टेस्ट सीरीज वाला आपको थोड़ा सा क्या करना है, मैनेज करना होगा। एक रात भर में सही हो जाएगा सर्वर। हम लोग अब 4-5 सर्वर बैकअप में रखे रहते हैं, उड़ता है तो उसको जगा के उसको लगा देते हैं। जाओ ट्रांजिशन फेज में जितना टाइम लगे। आगे बढ़े। आज तो टेस्ट हुआ था ना, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को नहीं सो पाया था, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, ठीक है? सर्वर उड़ गया था, उसमें जगह नहीं बचा था, डिस्कशन वगैरह सब साइंस नहीं हो पाया था क्योंकि लेट हो गया था। 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ था, अब लेट से स्टार्ट नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने घर पे पढ़ते हैं नहीं है, इसलिए रिवीजन कराना जरूरी है। टेस्ट सीरीज में आप लोग थे कि नहीं जी? आप लोग के लिए सबसे जरूरी है टेस्ट सीरीज, समझ में आया? हाँ, सब चीज। आगे बढ़े। शिक्षा का 1 लाख, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1853 का दिन अंतिम चार्टर्ड नियम था। इसके अलावा एक क्या बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि परिषद बनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या किया गया? खुली प्रतियोगिता। विधि परिषद एक कानूनी परिषद का गठन किया गया था। अब इसी कानूनी परिषद ने आगे जाके सीआरपीसी और आईपीसी बनाया था, वो हम लोग 61 में देखेंगे। इसके आने से जस्ट पहले 1857 की क्रांति हो और अंग्रेज सब दबा के पिटाया सब, और इस सारा कांड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको राजा को भी टेंशन था, राजा को इससे 3-4 चीज का टेंशन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा में ज्यादा हो गई थी, करप्शन ज्यादा था, एरिया ज्यादा हो गया था, और राजा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश 1813 में किया, आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया। फिर 1833 में कंप्लीट प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1853 में एक विधि परिषद बनाया, कानूनी परिषद जो देखरेख करता था। और अब राजा को फाइनली 1857 में बहाना मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही इतने सैनिकों की मृत्यु हुई है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त। तो बताइए 1858 में क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। अब ये बताइए, आप याद कीजिए, 1784 का पीट्स इंडिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक था डायरेक्टर, एक था कंट्रोलर। पावरफुल कौन था? पावरफुल कौन था? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांटा गया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? अब ये बताओ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो डायरेक्टर और कंट्रोलर कौन काम का रहेगा? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा भारत में जो द्वैध शासन लाया गया था वह समाप्त किया गया 1858 में। 1858 में लाया कब गया था द्वैध शासन? हाँ, 1784। समाप्त हुआ 1800। द्वैध शासन आया 1784, समाप्त हुआ। द्वैध शासन आया, समाप्त हुआ 1858 आया। डायरेक्टर समाप्त हो गए 58 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 58। भारत का शासन वायसराय से लेके किसे? भारत का शासन राजा को, भारत का शासन। अब राजा आएगा तो राजा का चमचा रहेगा वायसराय। तो इसके द्वारा कई चीजें की गई। सबसे पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, भारत का शासन राजा को, राजा का चमचा वायसराय, राजा का चमचा इसी को कहा गया राजा का प्रतिनिधि वायसराय। समझ में आ गया? वायसराय। किसी को दिक्कत? तुम अपने आप में दिक्कत है। कहां से टोपी खरीदा है? हाँ? ये तो और खतरनाक है। हम लोग के गार्जियन कपड़ा बड़ा खरीदाते थे कि दहिया बड़ होगा, चप्पल बड़ा दिलाते थे कि पैरवा बड़ होगा। इसको बड़ा टोपी दिला दिए सब कि इसका दिमाग बड़ा होगा। कभी बड़ा होगा? दिमाग बढ़ेगा, वो एक बढ़ने वाला दिमाग। आगे बढ़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आ गया? बैठिए बाबू। लॉर्ड क्लाइव जो था ना, उसने जो द्वैध शासन लाया था वह द्वैध शासन, इधर समझो, उधर कौन चीज देख रहा है टीवी में? इधर देखो, इधर। अच्छा तुम टीवी में ही देख लो। लॉर्ड क्लाइव ने जो द्वैध शासन लाया था वह द्वैध शासन आधा शासन कंपनी के पास था और आधा शासन मुगलों के पास था। तो वो वाला द्वैध शासन था कि भारत में आधा मुगल देख रहा है, बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज देख रहे हैं, और आधा मुगल देख रहे हैं। जब कंप्लीटली कब्जा कर लिए सब, बक्सर के युद्ध खत्म हो गया 1764 में, 65 में इलाहाबाद की संधि हो गई। लेकिन जब कंपनी अपने अंडर में लाई तो कंपनी अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अपने कार्य को दो भाग में बांट दी। और जो बक्सर के युद्ध के समय था वो आधा कौन था? शाह आलम द्वितीय, और बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज लिए थे सब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त किया गया 1858। द्वैध शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन राजा को, हाँ? और ब्रिटेन का एक मंत्री रहेगा जिसका नाम था राज्य सचिव। राज्य सचिव। बताइए, इसके तहत दो नए पद का निर्माण हुआ। राजा का प्रतिनिधि वायसराय, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, और ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव, ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव, ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव। याद रहेगा? ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव, राजा का वायसराय। किसी को दिक्कत?
भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव था। राज्य सचिव क्या था? मंत्री। ब्रिटेन का मंत्री राष्ट्र, वहां से एक मंत्री आता था और वहां से एक वायसराय आता था। वायसराय रिपोर्ट करता था राजा को और राज्य सचिव रिपोर्ट करता था प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मंत्री किसे रिपोर्ट करेगा? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। राज्य रहेगा तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है यहाँ पे। तो भारत में ना यहाँ पर द्वैत शासन समाप्त करके, अच्छा ये बताइए, ये प्रतिनिधि ज्यादा पावरफुल या राज्य सचिव? राज सचिव, क्योंकि ब्रिटेन के राजा के पास शक्तियां नहीं है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। राजा बस नाम के लिए बैठाया गया। तो राजा का वायसराय, यानी वायसराय को देखिए, अंग्रेजों की चाल, सारा काम धाम कौन देखता था? वायसराय। इसके ऊपर आता था राज सचिव। अंग्रेजों की ये चाल क्या है? ये तांडव मचाएगा, मारकाट मचाएगा, सब तांडव यही करेगा। भाई दीवे कुछ गड़बड़ हो गया तो ये आके कह देगा क्या गलती किया, तो क्या गलती किया, बिना पूछले काम करता है। दोनों को मिलाप से होता था। लेकिन अंग्रेज हमेशा दो फेस लेके चलते थे। अंग्रेज हमेशा दो फेस लेके चलते थे और अंग्रेजों को अच्छे से सबक सिखाया गया था। भारत ने भी जब दो फेस बना लिया था, एगो नरम दल एगो गरम दल, काशी तो हम ही लोग से सीख के हम ही लोग पे पैतरा अपना रहा है यहाँ पे। तो देखिए, ई था गरम दल, आई था नरम, जबकि बड़ा यही होता था राज्य सचिव। बड़ा कौन होता था? राज्य। इंग्लैंड में ना राजा जो है ना वो पावरफुल है नहीं, और राजा से तो ज्यादा पावरफुल रानी है। तो 1876 में, 1876 देखिए, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन 1858 के तहत किसे दिया जाता है? राजा को। राजा को। लेकिन वहां की जनता राजा को पसंद नहीं करती है, क्योंकि इंग्लैंड में जब क्रांति हुआ था तो उस समय वहां के राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का लड़की जो थी ना, वो इंग्लैंड के राजा से जाके हॉलैंड के राजा से फंस गए। तो वहां जो राजा रहता है वो हॉलैंड का है। कहाँ का है? हॉलैंड का। तो इसलिए वहां पे लोग ज्यादा महत्व किसको देते हैं? रानी को, महारानी को। पतोह को रानी कहा जाता है और बुढ़ियों को महारानी। तो पतोहिया का शासन नहीं रहता है, महारानी का शासन रहता है। तो राजा को दिया गया 1858 में और रानी को दिया गया 1876। दोनों डेट पूछता है, याद रहेगा। भारत का शासन महारानी को 1800, भारत का शासन महारानी को 1876, राजा को पीट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में क्या लागू हुआ? द्वैत शासन। और 1858 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा अंग्रेजी में, एक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त, कंप्लीट समाप्त 1831 के तहत समाप्त कर दिया गया। 1833 के तहत 1861 का अधिनियम, 1861 ये बड़ा जरूरी है जी। 1861 इसमें कानून के से रिलेटेड बड़े काम किए गए। हाईकोर्ट अधिनियम 1861, आईपीसी 61, इंडियन पिनल कोड 61, इंडियन पिनल कोड 61, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। इसके तहत 1861 में भारत में कहा गया कि अब हर डिपार्टमेंट वायसराय नहीं देखेगा, बल्कि उसके लिए विभाग बना लिया गया। तो विभागीय प्रणाली 1861 में आया था। हाईकोर्ट जो आया था 1861 के तहत, सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ कहा गया? कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट भी पहले, हाईकोर्ट भी कलकत्ता में बनाया गया। इंडियन पिनल कोड भी बनाया गया 1861 के कानून के। किस कानून के तहत? 1861 के कानून के तहत। अभी इसका नाम भारतीय दंड संहिता हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि उस कानून के तहत किसे शक्ति दी गई है, किसे शक्ति नहीं दी गई। उस कानून के तहत भारत सरकार को शक्तियां ज्यादा है। शक्तियां क्या है? ज्यादा मिल गई हैं। तो इंडिया के लोग को ये सब थोड़ी पता रहता है, अरे नाम बदल गिलो, नाम बदल गिलो। यहाँ बहुत पावरफुल हो गई है गवर्नमेंट। आप देखिए अभी के समय में सीबीआई और ईडी कितना पावरफुल संस्थाएं हैं। समझ में आ गई कि नहीं? आप पे दोष सिद्ध हो या ना हो वो बाद में डिसाइड कीजिएगा। 1 साल तो आपको सड़ा देगा।
1 साल अगर अरेस्ट कर लिया ना तो चार्जशीट फाइल नहीं करेगा तो कोर्ट छोड़ेगा नहीं, वो कोर्ट में जाके पूछेगा, कोर्ट में आप जाएंगे ना जमानत लेने के लिए, साहब हम क्या किए हैं, हमको आप अब ये से काहे रख रहे हैं, सिद्ध हो जाएगा दोस्त तो हमारा फांसी दे दीजिएगा, हमको बाहर आने दीजिए, हम केस लड़ेंगे। तो ईडी या सीबीआई अगर बोल देगी ना नहीं इसको बाहर मत आने दीजिएगा, सबूत में छेड़छाड़ कर देगा। मतलब यार ईडी तुमसे पावरफुल हो गया है सबूत में छेड़छाड़, तो कोर्ट उसको जमानत नहीं देगा। बहुत पावर। मनीष सिसोदिया को देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, सत्येंद्र जैन अभी तक है लोग 1.5 साल से, समझ में आ कि नहीं गया। तो ये पावरफुल हो जाते हैं गवर्नमेंट और भी यहाँ पे। भारत के लोग को क्या ही पता रहता है, नाम चेंज हो गया बस इतने से खुश है वो, समझ में। तो आगे बढ़े। विभागीय प्रणाली 1800, इंडियन पिनल कोड 1861, हाई कोर्ट 1800, शुरू से पूछे। 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1884 पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 वायसराय को बीटो, गवर्नर को बीटो। 1813 शिक्षा में 1 लाख, शिक्षा में एक अधिकार को आंशिक, कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया या कम किया गया, कम किया। 1833 शिक्षा का माध्यम एक कंपनी का अधिकार समान। 1853 कंपनी में नौकरी के लिए खुली प्रतियोगिता। 1858 भारत का शासन राजा को, महारानी को। 1876 में हाईकोर्ट अधिनियम 1861, हाईकोर्ट 1861, हाईकोर्ट 1861, 1861। 1892 में बजट पे बोलने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, 1892। देखिए सरकार का सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बजट। सरकार का बजट अगर गया सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बजट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो सरकार के बजट को, भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार 1892, 1892। कोई दिक्कत, आधा टकला कोई दिक्कत, हाँ टकला खुजला रहा है। आगे बढ़ जाए। आप बाबू चश्मा, कोई दिक्कत, द्वैत शासन, कोई दिक्कत नहीं ना। वंदना कुमारी, मेरा 57 क्वेश्चन सही है, फीमेल में ईबीसी, ठीक है हो जाएगा। 57-58 में तो पुरुष का हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े। आप लोग जितने लोग, एक काम करो लोग, सुनो सब लोग ध्यान से। पुराना एप्लीकेशन जो है पीटी वाला, जो आप लोग का भी है उसमें देखते हैं, उसमें एक पोल करा दो, ठीक है। पोल आप लोग अपना अपना जितना नंबर बनाए होंगे उसमें जैसे जैसे अपना अपना फीड कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम डाल देंगे, कल आप लोग पोल करके आ जाइएगा। हम बोल देते हैं ना तो हमें दिमाग से उतर जाता है। आपको कुछ नहीं करना, वो टेक्निकल आदमी देख लेगा लोग। इस तरह से आपको पोल करने को आएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा, अरे वो आएगा पोल में तो देख लेना किसका कितना क्वेश्चन सही है, इस टाइप के। आप आगे बढ़े। आगे बढ़े। अठारह में क्या किया गया, बजट पर भाषण दिया, बजट पर बहस करने के लिए दिया गया। बजट पर बहस का पहला अधिकार कब दिया गया, 1892। बजट पर बहस
1892। रेडी? अब हम लोग एंट्री मार दिए 1900 में। किसमें? 1861 के बाद 1892। बजट पर पास 1892। 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 यहां है जी, ये रहा 1909। 1909 के अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। एक के चीज याद रखिएगा, मुसलमानों को क्या मिला? पृथक निर्वाचन। 1909 के अधिनियम को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। क्या मिला मुसलमानों को? पृथक निर्वाचन। क्या मिला? पृथक निर्वाचन। वायसराय इस समय था मिंटो और सचिव था मार्ले। बताइए सचिव बड़ा था या वायसराय? सचिव। सचिव मंत्री होता था, वायसराय राजा का प्रतिनिधि होता था। राजा का क्या होता था? प्रतिनिधि। रेडी? बताइए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार। वायसराय के परिषद में मुसलमानों को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन। और यहीं से नींव रख दी गई थी पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान में। अंग्रेजों की चाल देख रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यही वो साल था जब पाकिस्तान के लिए नींव रखी जा चुकी थी। इस समय कोई क्यों नहीं रोका था? गांधी जी नहीं थे? गांधी जी नहीं थे। चलिए रेडी? उन्नीस सौ 9 के अधिनियम में मुसलमानों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। 1919 का जब अधिनियम आया तो अंग्रेजों ने तांडव कर दिया और यही वो समय था जब से अंग्रेज कमजोर पड़ते गए, जिसका सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब 1919 के वर्साई के संधि के तहत पूर्णतः समाप्त हुआ 1918 में तो खत्म ही हो गया था। हाँ 14 से 18 1918 में खत्म हो गया था। तो यहाँ पर ब्रिटेन पूरी तरह से कंगाल हो गया था और जर्मनी इसके नाक में दम कर दिया था। जर्मनी ब्रिटेन को बर्बाद करने में लग गया था। पहले समझिए ध्यान से, जो नोट होते थे ना, नोट, तो नोट पर जितने का नोट रहता था ना उतना सोना लौटाना होता था। जैसे अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, यानी पहले जब नोट छापे जाते थे उतना ही नोट कोई छापता था जितना उसके गोदाम में सोना रखा रहता था। यानी जितना नोट छापा गया, सपोज कीजिए 100 करोड़ नोट छापा गया, 100 करोड़। अब उस 100 करोड़ अगर आरबीआई के पास जाएंगे ना, उस बैंक के रिजर्व के पास, तो उतना सोना रखा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास नोट है तो उसकी गारंटी के तौर पे आपको क्या लाना पड़ेगा? सोना लाना पड़ेगा। और यहां से हिटलर ने किया अपना खतरनाक दिमाग, उसने ब्रिटेन का नकली नोट छापना चालू किया और ब्रिटेन की नकली नोट को लेकर जर्मनी उसके रिजर्व बैंक से सोना खाली करते गया। जब ब्रिटेन का सोना खाली कर दिया कौन? हिटलर। और हम लोग इधर गरम दल नरम दल कर रहे थे, जो हम लोग भी छाप देते। नहीं समझे? असली गेम तो ये किया था। और सुनिए, हवाई जहाज में भर के नकली नोट और इंग्लैंड की, लंदन की सड़कों पे गिरा दिया, छीट दिया था वो। अब नोटबंदी करो, युद्ध के दौरान में नोटबंदी कर पाएंगे? नाश दिया था ब्रिटेन ने, पूरी जर्मनी ने। किसको? ये हिटलर को ये आइडिया आया कैसे था? एक्चुअली हिटलर के पास ना जहाजें बड़ी खतरनाक थी और वो बम बड़ी तगड़ा मारती थी। तो हिटलर की जहाजें जब बम्बार्डमेंट करने जाती थी ना तो टैंक रखे गए थे, टैंक पे बम गिराती थी। बाद में पता चला ना वो टैंक रबड़ का था और उसमें हवा भरा हुआ था। तो ब्रिटेन नकली टैंक बना के और जर्मनी की सेना को गुमराह करता था। जर्मनी ने कहा कि हम भी गुमराह करेंगे, नकली नोट छाप के करेंगे। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तहस नहस। और यहां से भारतीयों को एक अच्छा उम्मीद दिखने लगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई और भारतीयों ने कहा कि अब हम नहीं मानेंगे, हमको अधिकार चाहिए। तो पहली बार भारतीयों को अधिकार दिया गया 1919 में। कहा गया केंद्र सरकार कंप्लीटली किसकी रहेगी? अंग्रेजों की। केंद्र सरकार कंप्लीटली अंग्रेजों।
और राज्य का आधा अंग्रेज रखेगा और आधा भारत रखेगा, यानी 1.5 हिस्सा अंग्रेज और आधा हिस्सा भारत। खड़े गोटे ले गया केंद्र सरकार को कौन? अंग्रेज। और राज्य में जितना डिपार्टमेंट बढ़िया बढ़िया था वो अंग्रेज, और छोटका मोटका डिपार्टमेंट भारत। तो बताइए, ध्यान से सुनिएगा, द्वैध शासन से खूब घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा। किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन आया? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। और किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन समाप्त हो गया? 1858 के अधिनियम। कोई दिक्कत? कब समाप्त हुआ? 1858। 12 राज्यों में द्वैध शासन लाया गया। 1919। क्या 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लाया गया? केंद्र कंप्लीट किसके पास? अंग्रेज के पास। और राज्य में क्या लाया गया? द्वैध शासन। राज्य का मुख्य पद किसके पास था? अंग्रेज। और टेम्पोररी किसे दिया गया? आरक्षित विषय कौन रखे थे? अंग्रेज। और हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित भारतीय। यही वो मौका था जब भारतीयों को पहली बार शासन में शामिल किया गया था। अब यहां से भारतीय सब ने कहा, सब भारतीय ने प्लान बनाया कि अब आधा राज्य मिल गया है, पूरा राज्य छीन लेंगे लोग, पूरा राज्य छीन लेंगे लोग। तो भारतीयों का अगला चांस किसमें था? पूरा राज्य छीनने में, पूरा राज्य छीनने में। लेकिन हमारे लिए धन्य हो प्रभु हिटलर महाराज की जय हो। ऐसा न मारा ब्रिटेन को, ऐसा मारा ब्रिटेन को, ब्रिटेन में त्राहिमाम हो गया पूरी तरह। ब्रिटेन हार गया, उसमें तबाह तबाह हो गया। तो ब्रिटेन भारत के पास आया मदद मांगने के लिए। भारत में क्या आया? मदद। तब भारत वालों ने कहा, ये भाई, हम जो बचल का आधा राज्य है उसको तो ले ये लेते हैं, काहे ना लगले लगले तनी सा केंद्र सरकार में भी काढ़ लेते हैं, तनी सा बकोट लेते हैं। किसमें? केंद्र से। तो भारतीयों का प्लान था कि राज्य कंप्लीट लेना, लेकिन ब्रिटेन की कमजोर स्थिति देखते हुए 1935 में भारतीयों ने जो बचा हुआ आधा राज्य, जो आधे राज्य तो मिला था 1919 में, तो 1919 में आधा राज्य मिला था, तो 1935 में पूरा राज्य ले लिया भारतीयों ने कि यहां हमारा शासन। और ब्रिटेन की कमजोर स्थिति देख के केंद्र में भी आधा मांग लिया, केंद्र में भी आधा मांग लिया। किस कोने देवता की वजह से? हिटलर देवता। किसकी वजह से? तो 1935 के अधिनियम में हमें दो दो चीजें मिली, याद रखिएगा। राज्य का कंप्लीट शासन और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। अगर हिटलर ना रहता, टॉर्चर नहीं किया रहता ना, तो हमें खूब से खूब मिलता, तो राज्य का कंप्लीट शासन और केंद्र में अंग्रेज पड़े रहते सब। तो एक के तीर से दो निशाना का। और हिटलर देवता जब पृथ्वी से गए तब तक हम लोग के लिए काम कर चुके थे। इतना ना मारा ब्रिटेन को, लंदन पे 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था, बिना रुके बम गिराया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तब अंग्रेज कहे सबके अब भारत से लड़ने की ताकत नहीं बची। धन्य है देवता। नहीं समझ में आया? अरे भाई, जर्मनिया अमेरिका परमाणु बम ना मार दिया, और नहीं तो हिटलर तो इन लोग का क्या कर दिया था? व्यवस्था कर दिया था, यहाँ पर मार दिया परमाणु बम। ब्रिटेन आत्मसमर्पण करिए दिया था, कर कौन सी देता? ब्रिटेन का पायलट सब सोया नहीं था, सब वो एकदम भंगवाइले जहाज उड़ाता था सब ऐसे। 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था कौन? हिटलर। तो सोचिए 1935 का जो अधिनियम आया उसमें हमें लाभ हुआ या नहीं हुआ? हम लोग किस उम्मीद में थे कि पूरा राज्य लेंगे, पूरा राज्य मिलवे किया, केंद्र आधा मिल गया। आधे बचा केंद्र किसके पास? अंग्रेजों। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस मारा ब्रिटेन, कौन? जर्मनी। हिटलर ने खुदे से आए क्लीमेंट एटली, कहे कि हम लोग ना 1948 में देश आजाद करके चले जाएंगे। 47 में भाग गए सब। 48 में इसलिए नहीं गए क्योंकि 48 में उसको जिन्ना से उघारे नचवाना था, क्योंकि वो लाइफ टाइम अपना बिजनेस बचाना चाहते थे। वो 1 साल भारत के टुकड़े में लिए सब, आजाद कर दिए सब,
उससे टुकड़ा काटाकुटी किया सब, भारत में आपस में लड़वा दिया सब, और भारत की दुर्दशा की जिम्मेदारी ठिकरे फोड़ दिया सब जिन्ना, नेहरू, गांधी, लड़ो। उधर बैठ के ब्रिटेन वाला देख रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। तूने नौटंकी बजा के रख ले वहां। हाँ, मकर संक्रांति आगे बढ़े। इसका दिमाग सही में ढीला है। हाँ, कि हैप्पी मकर संक्रांति भी बोलिए। उसको लग रहा है कि हम एडवांस हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वार होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। थर्ड वर्ल्ड वार पक्का होगा। कब होगा? शासन यदि आप जैसे युवाओं के हाथ में रहता ना, तो अभी 10वां विश्व युद्ध हो रहा होता। इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के पास शासन है ना, इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के पास शासन है। मोदी जी 70, जो बाइडेन 75, पुतिन 75, 65, 60, वो लोग में उतना वो नहीं ना होता है। अब आपके बाबा लड़ाई लड़ेंगे जी। हाँ, तो एक तरह से ये ठीक है कि शासन किसके पास है? सबसे यंग लोग का शासन है तालिबान में। 35, उदाड़ी उड़ी इतना रख लेता है कि बूढ़ लगने लगता है। आदमी कोई भी आदमी अगर अपना दाढ़ी करा ले तो 5-7 साल घट के लगने लगता है। किसी को भी दाढ़ी बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक उसका 5 से 7 साल एज आप बढ़ा के बोल सकते हैं। दाढ़ी लगाइए, आराम से बोलिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये विनोद, दाढ़ी उड़ी बना लिया लोग, बताइए सबसे अच्छा फायदा हमें कहां मिला? 1935 में 2 चीजें हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हम सही बोल रहे हैं या नहीं। सुनिए, टेक्निकल शब्दों में, राज्यों का द्वैध शासन समाप्त होकर केंद्र में द्वैध शासन लग गया। सही है कि नहीं? उसको अगर व्यवहारिक भाषा में बोले तो राज्य कंप्लीटली भारतीयों का हो गया और केंद्र भी आधा हो गया। केंद्र भी आधा हो गया। और जब भारत आजाद हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो कह दिया भैया हम आजाद करके जाएंगे, हम आजाद करके जाएंगे, हमसे ना बर्दाश्त होगा। मारा है कौन? हिटलर। हिटलर ने मारा। और उस समय इकलौता अमीर देश बच गया था ब्रिटेन, अमेरिका। सबसे ज्यादा सोना किसके पास था? और नकली नोट छाप के सोना घसका दिया था कौन? हाँ, जर्मनी। क्या हम लोग को ये नोट वाला आइडिया अपने पड़ोस में अपनाना चाहिए? अरे तुम पड़ोस का नाम से समझ नहीं गए, खुल के नाम मत बोला करो। आगे बढ़े। राजीव रंजन, गुरुजी आपके दया से 95 अटेम्प्ट कर दिए थे, 85 को सही निकला। ठीक है, हमारा 95, 5 को छोड़ कर दिया। मार देता उसको भी, हालांकि हम बोले थे कि 5 को छोड़ देना। जिसपे कंफर्म है पता है कि नहीं है सही है, उसको ज्यादा करके क्या ही पता, लेकिन मार दिया 95 को। सब अंग्रेज चला गया सब। चलिए रेडी, बताइए ध्यान से। सबसे ज्यादा उलझाऊ सवाल आते हैं द्वैध शासन से। किसे? द्वैध शासन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वैध शासन आया। कंट्रोलर और डायरेक्टर आए। 1858 में समाप्त। अब फिर 1919 में राज्य में द्वैध शासन। 1935 में राज्य का द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में द्वैध शासन लागू। रेडी, कोई दिक्कत नहीं ना? और 1946 में तो भारत को स्वतंत्र करके चलेगा, कैबिनेट मिशन के तहत स्वतंत्र करके चलेगा। सब यहाँ पे कैबिनेट मिशन कब आया? हमारे लिए सबसे अच्छा कौन बनाया गया? राज्य का द्वैध शासन समाप्त हो गया। और कहां द्वैध शासन लग गया?
हमारे लिए अब वहां पर उस लोगों उन अंग्रेजों ने सलामी स्लाइसिंग का चालू कर दिया था। सलामी स्लाइसिंग में किसी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे काटते हैं सब। तो अंग्रेज आजादी से पहले जब ब्रिटेन के ऊपर बम्बार्डमेंट चालू हो गई थी तो उसने सोच लिया था कि अब भारत को हम कब्जा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। सलामी स्लाइसिंग के तहत म्यांमार को काटा सब, अफगानिस्तान को काटा सब, धीरे धीरे टुकड़ों में काट काट के पता ही नहीं लगने दिया सब कौन किसका है। आज म्यांमार हम ही लोग का था आजादी से पहले, लेकिन भारत में सरदार पटेल का कहना था कि आजाद हम लोग तो हुए हैं लोग 1947 में, ठीक 10 साल पहले 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किसे अलग किया गया? म्यांमार को अलग किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का और जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जब आजादी मिलेगा तो हम म्यांमार को वापस अपने में रिटेन कर लेंगे, कि भैया तुमको हम आजाद का है 10 साल तो हुआ है आजाद हुए, 10 साल में पता क्या रिटेन कर लेंगे। माउंट बेटन ने कहा कि अरे तरीका ये तो फिर शक्तिशाली हो जाएगा। ने जिन्ना को कहा, किसको? जिन्ना को। जिन्ना नाच उगारे, जिन्ना नाच दिया। अब भारत के जो प्रमुख लीडर थे वो किसमें लग गए? जिन्ना में। और म्यांमार से दिमागे हट गया। यहाँ इतना दूर तक वो चट्टा सोचता था सब ना का कोई हद, हम लोग को तो नीचे नीचे रख दिया था सब। आगे बढ़ जा, बताइए कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3। क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस। लीडर कौन था? लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के आधार पर 2 चीजें हुई थी। कितनी चीजें? 2। एक संविधान बना, बताइए संविधान निर्माण किस मिशन के आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और अंतरिम सरकार सुनिए ध्यान से, जानबूझ के कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन की असली चाल न पता चल सके, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए आप संविधान बना लीजिए, संविधान बन जाएगा तो हम चले जाएंगे। और उन्होंने एक चाल चला कि भारतीयों को कहा कि आप अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए, कि आप कैसे कैसे देश चलाएंगे ये देखा जाए। और जैसे भारतीयों ने अंतरिम सरकार का गठन किया तो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी सब प्लानिंग पता चल गया। किसको? अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब तो म्यांमार को वापस कब्जा करने के लिए सोच रहा है, म्यांमार को वापस कब्जा करने। तो अंतरिम सरकार अंग्रेजों की एक ऐसी चाल थी जो आजादी के बाद हम क्या करेंगे उसको भली भांति पूरा जान गया। पता चल नहीं जाएगा सरकार में। वायसराय उसी का था। माउंट बेटन कहाँ गया था? कहा था कि हम आपको शासन करना सिखाएंगे, और सिखैला के चक्कर में सब देख लिया, अरे बाप रे बाप तो यहाँ है सब। और उसने कह दिया कि गांधी जी का विचार जान दिया कि तो आजादी देने, ये तो पाकिस्तान की विभाजन के तो इनको फेवर में नहीं है, राजगोपालाचारी थोड़ा भी फेवर में नहीं, कोई व्यक्ति फेवर में था ही नहीं। तभी माउंट बेटन ने जिन्ना को बुलाया, कहा कि एकमात्र रास्ता है दंगा फसाद और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग एकदम, और जैसे दूध से कैसे क्रीम अलग किया जाता है वैसे भारत में सारा फसाद अलग करके चल गया माउंट बेटन। हम लोग को लगा बहुत बढ़िया काम किया है। तो अंतरिम सरकार हमारे लिए एक घातक साबित होगी। तो बताइए कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार किसके द्वारा बना गया था? सॉरी, संविधान सभा और अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन 1946। सब याद हो गया? पूछा जाए क्वेश्चन, बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट हम सब लिख देते हैं। इसके बाद आया था 1784 पीट संदेह, 1786। रेडी? वो इसी में याद रखिएगा 76, 1876। उसमें था कौन जी? महारानी छीन ली, कहे हैं हमारे दहेज के सामान दे दो वापस। समझा गया कि नहीं? क्या राजा का इतना हिम्मत की रानी का सामान ले लेगा?
ऐसे कैसे ले लेंगे यहाँ पे? ऐसे नहीं ले सकते हैं आप। यहाँ पे एक हम लोग के पास तो बहुत सारे टीचर लोग हैं, तो एक अब नाम तो हम ना बताएंगे, तो वो ना अपनी वाइफ से किसी समय पे पैसा ले लिए थे 2-4 हजार रुपया। कभी नहीं आदमी जाता है तो कहता है कि पर्स छूट गया था 2 हजार दे दो हमको, भूल गया यहाँ पे। उन वाइफ ले लिए, उसके बाद ही उनको कई बार लौटा दिए होंगे, कब किए होंगे, लेकिन वो लिए थे लॉकडाउन से पहले। वो अभी तक याद रखिए हमसे आप 4 हजार रुपया लिए थे। नहीं समझे? खत्म नहीं हो रहा है आप इनका। तो महारानी जो है वो राज्य छोड़ देगी? कहा हमारा राज्य है। आप बताएंगे? अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, पहले थोड़ा सा पहले रिवीजन करिए फटाफट। रेडी? भारत का शासन महारानी को, पीट्स इंडिया एक्ट, द्वैत शासन आया था 1784, 1784, द्वैत शासन समाप्त हुआ 1858, 1858। राज्यों में द्वैत शासन, राज्य का द्वैत शासन समाप्त, केंद्र में द्वैत शासन 1900, कैबिनेट मिशन 1946, कंपनी के एक अधिकार को कम किया गया 13, एक अधिकार समाप्त हो गया। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को 1858, 1858, द्वैत शासन समाप्त 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 1858। समझा गया? अंतिम सरकार में पीएम सीएम सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया गया? अंतिम सरकार में बनाइए कि आप क्या कर लेंगे? अंतरिम सरकार में आप पीएम बनाइए चाहे कुछ बनाइए, क्या कर लेंगे जब संविधान नहीं बना था? तो समझ में आया कि नहीं आ गया?